हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का दूसरा वीडियो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर 12 का। और इसमें जो टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी पे डिस्कशन किया था। और आज हम लोग उसके बाद का टॉपिक यानी कि ओम्स लॉ पे बात करेंगे। ओम्स लॉ और गिवन वायर के 2 पॉइंट्स हमने लिए, 2 पॉइंट्स ए एंड बी हमने मार्क कर लिया। इसके बीच का अगर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा है, जैसे कि मान लीजिए कोई बल्ब ही यहाँ पे जल रहा हो और बल्ब जल रहा हो, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। एक्चुअली यही होता है, यहाँ का पोटेंशियल कुछ अलग, यहाँ का पोटेंशियल कुछ अलग। हम बात करते हैं कि ओम्स ने ऐसा कौन सा थ्योरी दिया था। तो थ्योरी उन्होंने कहा था कि जो करंट इसमें पास कर रहा है इस वायर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल हो रहा है उस पोटेंशियल के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये लाइन जैसे आप समझ गए, यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, डायरेक्टली का साइन हटाते हैं, तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लाते हैं जिसका नाम है रेसिस्टेंस। ठीक है, अब इसको हम डेफिनेशन से देखेंगे। डेफिनेशन से कैसे समझना है ये देखिए, यहाँ पे हम कह रहे हैं अंडर द सिमिलर कंडीशन फिजिकल कंडीशन आर द करस्पॉन्डिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड टू अक्रॉस द इट्स एंड। इसकी एंड की बात करें, 2 पॉइंट के एंड की बात करें, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे है कि जो भी कंडीशन जो थ्योरी दिया था ओम्स ने, वो किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए दिया था। आपको ये सबसे पहले समझना होगा कि इसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमें ये समझना है कि किसी भी वायर के 2 एंड्स की बात किया जा रहा है, 2 एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, और पोटेंशियल का डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यही बात यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा गया है। आगे इसी थ्योरी को हम रिपीट करते हुए कहेंगे कि पोटेंशियल जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने ले लिया, करंट को पोटेंशियल के, फिर से V को I के, और यहाँ से R लाए। यहाँ से R का हमने आपको नाम बताया, R इज नोन एज रेसिस्टेंस। R को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। और इट इज SI यूनिट की बात करें हम, तो R को कैसे निकालेंगे, R यहाँ से सॉल्व करेंगे। R इक्वल टू V अपॉन I आपको यहाँ से मिलेगा। और V अपॉन I देखते हैं तो V तो वोल्ट होता है और I को एम्पियर में मेजर करते हैं। वोल्ट एम्पियर को ही ओम्स बोला जाता है, और ओम को ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इस तरीके से ओम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रही बात की इन दोनों का रेशियो, पोटेंशियल और करंट का रेशियो एक कांस्टेंट होता है, ये ओम्स ने बताया था। अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं, अगर ग्राफ देखना चाहें तो इसका ग्राफ देखते हैं किस तरीके से खींचा गया है। अगर इसका ग्राफ हम स्केच करें, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे I को हम X एक्सिस के अलोंग रख रहे हैं और पोटेंशियल को Y एक्सिस पे अलोंग रख रहे हैं। यहाँ पे जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल है, इसीलिए हम इसका लाइन जो है स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। इस ग्राफ में ऐसे आपको दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ डेफिनेशन रेसिस्टेंस का कुछ अलग टाइप से हम क्या लिख सकते हैं वो हम यहाँ बताते हैं। द अपोजिशन कॉज टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस का एक छोटा मोटा डेफिनेशन है जो कि आप याद रख सकते हैं, आपको बताने में आसानी होगी। ऐसे आप रेसिस्टेंस का डेफिनेशन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। आगे हम बात करें, सबसे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर जो है रेसिस्टर्स को डिफेक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हमने वीडियो में भी आपको जब लेक्चर दिया था तो हमने बताया था कि अगर आप बैटरी गाजियाबाद में रखते हैं और बैटरी से ले जाकर और जो है अपना बल्ब जो है लाल किला पे जलाते हैं, इतना दूर ले जाइएगा तो एक्चुअली वो जो बल्ब होगा वो जितना ग्लो करना चाहिए वो नहीं कर पाता है, वो बहुत स्लो जलेगा। इसका रीजन यही है कि जैसे जैसे वायर का लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ के बढ़ने से होता क्या है कि रेसिस्टेंस बढ़ते जाता है। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर तो आपको उतना ही देना है, और वो पावर धीरे धीरे रेसिस्टेंस यानी हीट में कंज्यूम होते चला जाता है और लास्ट में काफी कम इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे, लेंथ ऑफ कंडक्टर। पहला जो इफेक्ट है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे है कि लेंथ पे कैसे
डिपेंड करता है। तो किस तरीके से हम देखेंगे, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर वायर का लेंथ की बात करें, यहाँ पे लेंथ एल ले रहे हैं और यहाँ पे रेसिस्टेंस आर, तो यहाँ पे आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होगा। यही थ्योरी होता है ओम्स के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें ऑफ ए कंडक्टर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हम ये सीखेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो कि आपके पास एक पतला सा रोड है और यहाँ से भी 10 लोगों को जाना है एक साथ, और यहाँ थोड़ा सा चौड़ा रोड है और यहाँ से भी 10 लोगों को जाना है, तो इस रोड पे चलना बड़ी आसानी हो जाएगी। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वायर के अंदर, जितना वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, इस इलेक्ट्रॉन को इजीली फॉलो होने में काफी इजी से फ्लो कर जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि रेसिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे जैसे एरिया जितना बढ़ाइएगा उतना ही रेसिस्टेंस जो है कम होगा। वायर में रेसिस्टेंस का कम होना यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इजीली हो जाना है। यहाँ देखिएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो किस तरीके से डिपेंड करता है, तो द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। अगर एरिया बढ़ा दिया जाए तो उसका रेसिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाता है, अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा। यहाँ देखिए 1/I यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम यहाँ से दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना चाहते हैं, दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ लिखा है द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे आपको रखना है। एरिया ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दूसरा इक्वेशन आएगा। अगर हम कहें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम बात करें तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं, 1 और 2 से इक्वेशन से। यहाँ पे R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल L। अगर दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो R पे ये साइन तो प्रोपोर्शनल का रहेगा, लेकिन L/A यहाँ पे हम लिख देंगे। L/A के बाद यहाँ पे डायरेक्टली का साइन जिस तरीके से हम हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगता है और यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा उसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। यहाँ रो जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे R इक्वल टू ρL/A हो जाएगा। रो इज नोन एज रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी जो है डिपेंड करता है जैसा मटेरियल होगा उस तरीके से उसका रेसिस्टिविटी होता है। जैसे कॉपर की बात करें, आयरन की बात करें, अलग अलग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी। अलग जैसे मटेरियल चेंज होगा फॉर डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट रेसिस्टिविटी। हम यहाँ पे इसके बारे में पहले समझेंगे, पहले इसका एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट किस तरीके से निकाला जाता है। हम कह रहे हैं यहाँ से रो सॉल्व कर लीजिए। रो कैसे सॉल्व होगा, तो ए का मल्टीपल आर के साथ RA/L। RA/L यहाँ से रेसिस्टिविटी यानी कि आपका निकला। अब रेसिस्टिविटी आपका जब निकल गया तो आप कैसे, अब R का आपको पता है कि ओम्स होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ का भी मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर को काट दिए तो 1 मीटर बचा, तो यहाँ ओम मीटर हुआ। वास्तव में ओम मीटर आपका यूनिट हुआ। इसको ओम को ओम और मीटर के साथ हम प्रोडक्ट करके यानी कि लिख सकते हैं एक साथ। अब रेसिस्टिविटी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, आपको पता है टेम्परेचर पर क्या इसका स्थिति है ये भी समझने का हम कोशिश करेंगे। इस तरीके से आपकी रेसिस्टिविटी जो है किस पे डिपेंड करता है, जो रेसिस्टेंस है लेंथ पे, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे हम किस तरीके से डिपेंडेंस करके दिखाएंगे वो आप देखिए। द राइज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज। अगर टेम्परेचर आप देते हैं तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल इंक्रीज कर रहा है। एंड डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। यानी कि जैसे जैसे आप मेटल को गर्म करते हैं यहाँ पे उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ती है, रेसिस्टेंस बढ़ता है इन द टेम्परेचर। सर्टेन एलॉय जैसे नाइक्रोम हो गया, मैग्नीज हो गया, हुज द रेसिस्टेंस वेरी नेग्लिजिबल विद द टेम्परेचर। यहाँ पे जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उसका रेसिस्टेंस कम से कम रेसिस्टेंस जो होता है। चलिए हम आगे बात करेंगे, इसके कुछ डिपेंडेंट फैक्टर है जिसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज लिनियरली। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज लिनियरली। अगर हम रेसिस्टेंस को लिनियरली इंक्रीज करेंगे विद द इंक्रीज टेम्परेचर, तो इस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो इसके साथ रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के साथ हमने एक ग्राफ भी ड्रॉ किया है, आप इस ग्राफ को भी समझ सकते हैं। दूसरी बात, रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर
डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है ये समझना जरूरी होता है। देखिए अगले क्लास जब आप 12th में चलिएगा तो वहाँ पे एक चैप्टर होता है, उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा मटेरियल जो मेटल भी हो और नॉन मेटल भी हो, दोनों बिहेवियर जिसके अंदर मिलता है टेम्परेचर चेंज करने पे, तो इस तरीके के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसमें दोनों बिहेवियर हो, मेटल और नॉन मेटल दोनों का। ठीक है, आगे कहेंगे रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी सेमीकंडक्टर का डिक्रीज हो जाता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, रेसिस्टिविटी कम होते जा रहा है। इस केस में क्या था, टेम्परेचर जीरो टेम्परेचर पे इतना रेसिस्टिविटी था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था रेसिस्टिविटी भी बढ़ रहा था। वही हम रेसिस्टिविटी इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर इन इंसुलेटर। इंसुलेटर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका भी रेसिस्टिविटी इंक्रीज करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन था जो कि हमें जानना जरूरी था। ओम्स लॉ के ये सारे एग्जाम्पल थे और ये सही एग्जाम्पल थे। अगर हम बात करें आगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है, इसमें दो तरीके का कॉम्बिनेशन हम लोगों को सीखना है, जिसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे ये देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का मैं डायग्राम आपके सामने लाता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि जैसे कि हमने एक रेसिस्टर यहाँ लगा दिया, एक रेसिस्टर यहाँ लगा दिया और एक रेसिस्टर यहाँ, और एक ही वायर से ये तीनों रेसिस्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको R1 बोला जाएगा, R2 बोला जाएगा, R3 बोला जाएगा, ये रेसिस्टेंस है इसका। और ये इक्विवेलेंट का साइन होता है। अभी समझाएंगे कि इक्विवेलेंट वास्तव में क्या होता है। यहाँ पे R इक्विवेलेंट इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक बैटरी लगाया, वही बैटरी यहाँ से हम रखा, करंट जितना यहाँ से पास करेगा I, उतना ही करंट हमने यहाँ पर भी दिखाया है। अब देखिए कि वास्तव में क्या है, इक्विवेलेंट होता क्या है। जैसे आपके घरों में पंखा है और पंखे, अगर मान लीजिए आप एक कमरे में, ऐसा मान लीजिए, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, अगर मान लीजिए एक कमरे में 3 फैन है आपके किसी कमरे में, और वो 3 फैन मिलके जितना हवा आपको रूम में लगता है और वो जितना इलेक्ट्रिसिटी खाता है, जैसे मान लीजिए 100 वाट का फैन हो तो 3 फैन मिलके कितने हो जाएंगे, 300 वाट का, और आपको हवा जितना लग रहा है। हमने क्या किया कि उन तीनों फैन को हटा दिया और हटाकर एक फैन जो है वहां लगा दिया। अगर एक फैन लगा दिया, वो 300 वाट का है और साथ में हवा भी उतना ही दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो रेसिस्टेंस जो होगा तीनों के इक्विवेलेंट होगा। यानी कि वो जो पंखा एक लगाया वो 3 पंखे का इक्विवेलेंट निकल गया, उसको इक्विवेलेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। अब कुछ थ्योरी है जिसको हमें समझना है। सबसे पहले तो हम बता दें कि रेसिस्टेंस जो है सीरीज में 2 थ्योरी है जिसे समझना है कि करंट ऑफ ईच रेसिस्टर इज सेम एज ए इक्विवेलेंट रेसिस्टर, और दूसरा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इस रेसिस्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेसिस्टर। यहाँ पे जितने रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ते हैं, जैसे कि A से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक और 2 से लेके B तक के बीच का जितना का पोटेंशियल इन सबका सम कर दें तो वो इक्वल हो जाएगा यहाँ से A और B की इक्वल। तो यही थ्योरी है यहाँ पे। सबसे पहले हमने ये लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट करिएगा लाइन बाय लाइन। यहाँ पे हम बता रहे हैं इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें हम, तो करंट इन ईच रेसिस्टर आर सेम। यहाँ पे ईच रेसिस्टर का करंट क्या होता है, सेम होता है। दूसरी बात, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेसिस्टर इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेसिस्टर। अगर सम कर दे सभी रेसिस्टर को तो वो किसके इक्वल हो जाता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टर के सम के इक्वल हो जाता है। अगर हम यहाँ बात करें आगे बढ़ के, यहाँ पे देखिए अगर A और B के बीच का अगर पोटेंशियल अगर हम लेते हैं, यहाँ A पॉइंट और B पॉइंट का पोटेंशियल हमने लिखा VA माइनस BB, ये रहा यहाँ पे। अब VA माइनस BB जब हमने रखा, अब यहाँ पे इच का कैसे लिखेंगे, VA माइनस V1, V1 माइनस V2 और V2 माइनस VB। इस तरीके से VA माइनस V1, V1 माइनस V2 और V2 माइनस V3। अब आप समझ सकते हैं V इक्वल टू IR, अभी हमने पढ़ा है I और R का प्रोडक्ट, यानी कि करंट और रेसिस्टेंस का। करंट तो यहाँ पे हर एक रेसिस्टर का सेम है, तो यहाँ देखो इस इक्विवेलेंट हमें A और B के तो बीच में यही मिल रहा है। यहाँ तो सो मेनी है तो यहाँ पे एक मिल रहा है R इक्विवेलेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे I इंटू R यानी R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हमने लिख दिया I इंटू R इक्विवेलेंट। फिर हम बात करेंगे इस वाले रेसिस्टर का, यहाँ से I इंटू R1 और I इंटू R2, I इंटू R3, इस तरीके से हमने यहाँ पे रख दिया। साथ में यहाँ से I
आर इक्विवेलेंट तो है ही, यहाँ से हमने आई कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और आई से आई यहाँ पे काट सकते हैं डिवाइड करके, हमने डायरेक्ट काट दिया तो यहाँ से R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से ये इक्विवेलेंट रेसिस्टर जो सीरीज का है वो खत्म होता है यहीं पे। अगर 2 लैम्प्स या n लैम्प की बात करें, अगर मान लीजिए n रेसिस्टेंस लगा हो तो क्या कीजिएगा, तो R इक्विवेलेंट फॉर n रेसिस्टर का कुछ नहीं करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैट 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 डैट्स कहाँ तक, Rn तक आप सम कर सकते हैं। इस तरीके से ये इक्विवेलेंट सॉल्व हो जाएगा। दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, तो आप देखिए पहले हम एक रेसिस्टर यहाँ ऐसे लगाते हैं, पहले इसका डायग्राम, उसके बाद इसकी थ्योरी को समझेंगे। यहाँ पे हमने दूसरा रेसिस्टेंस लगाया, इसके नीचे हमने इसका तीसरा रेसिस्टेंस लगा दिया, कुछ इस तरीके से अरेंज है। और ये तीनों को इस पॉइंट ए और बी पॉइंट के बीच में हमने बैटरी लगा दिया, इस बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ से अगर करंट आई जा रहा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आते आते करंट को डिवाइड होना पड़ेगा, इसलिए R1 R2 R3 तीनों वायर अलग अलग रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, तो यहाँ पे करंट आकर इक्वली नहीं डिवाइड होगा, अलग अलग होगा। हम कह सकते हैं अगर इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 करंट जा रहा है, इसमें I3 करंट जा रहा है। उसी तरीके से अगर इनके इक्विवेलेंट की बात करें, इक्विवेलेंट के यानी कि तीनों के बदले एक लगाए हम, तो जिसको R इक्विवेलेंट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। R इक्विवेलेंट बैटरी तो हमें वही लगाना है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट, सबसे पहले यहाँ पे तो करंट आई जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस थ्योरी का, तो थ्योरी क्या होता है, तो कहेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference of each resistor same as equivalent resistor। इस तरीके से ये थ्योरी बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए यहाँ से करंट, इसका डेरिवेशन पहले वाले डेरिवेशन से भी इजी है। कैसे हम लिख सकते हैं, हमने अभी पढ़ा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3, हम यहाँ से V इक्वल टू IR हमारा थ्योरी होता है। अगर I इक्वल टू निकाले तो V अपॉन R होगा। पोटेंशियल सबका सेम है, इसीलिए V को हमें कॉमन रखना है। यहाँ I यहाँ पे है, यहाँ I अकेले के लिए नहीं लिखेंगे, यहाँ तीनों के लिए है, तो हम यहाँ I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R इक्विवेलेंट, यहाँ पे V अपॉन R1 प्लस यहाँ पे V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इस तरीके से हम यहाँ से V कॉमन ले लेंगे, अगर V कॉमन ले लेते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और यहाँ से V अपॉन R इक्विवेलेंट, और V से V अगर काट देते हैं तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। अगर कोई कहता है, ज्यादातर तो 2 लैम्प के लिए होता है, तो कहेंगे फॉर 2 रेसिस्टर, फॉर 2 रेसिस्टर, 2 रेसिस्टर के लिए हम क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर एलसीएम आप ले यहाँ से तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, R1 से R1 तो यहाँ R2 प्लस यहाँ पे R1, और इस तरीके से अगर R इक्विवेलेंट निकालना हो तो जस्ट इसको उल्टा कर देना, यानी दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला अगर ध्यान है तो इजीली आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें अगर थ्योरी की, अगर मान लीजिए अगर n फॉर n रेसिस्टर हो तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट में कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डेट 1 अपॉन Rn। इस तरीके से आप
n के लिए भी, यानी कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 3 के लिए बताया, 4 के लिए क्यों नहीं, 2 के लिए क्यों नहीं। तो ये समझिए कि ये n के लिए है, सेम सेम इसका बिहेवियर है, ऐसे ही रख देना है, चाहे पैरेलल में 4 हो, 5 हो, 6 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, n तक के लिए भी फॉर्मूला हमारे पास है। इस तरीके से अगले हम वीडियो में जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कराए जाएंगे आपके एनसीईआरटी के। अभी तक के लिए तो यहीं तक, ठीक है, ओके। अगर वीडियो पसंद आई, सब लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करो और शेयर करो।